आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीना गुप्ता, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर से बोल रही हूँ। पिछले वीडियो में हम WTO व भारतीय कृषि के बारे में पढ़ चुके हैं, जो MA इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर के 4th यूनिट का एक चैप्टर था। आज उसी यूनिट में एक दूसरा चैप्टर है, वैश्वीकरण एवं भारतीय कृषि। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय होता है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना वैश्वीकरण कहलाता है। आधुनिक संदर्भ में भूमंडलीकरण का आशय बाजार एवं अर्थतंत्र पर आधारित व्यावसायिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों के वैश्विक प्रसारण से है। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश के द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था को उत्पादन, व्यापार एवं वित्तीय लेन देन में विश्व के उन्नत व औद्योगिक राष्ट्रों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। आगे देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। पहला है, एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है। दूसरा है, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है, अर्थात इनके आवागमन पर कोई रुकावटें नहीं होती हैं। और तीसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण। भारत सरकार के द्वारा 1991 में नवीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाया गया, जिसके अंतर्गत 3 नीतियां बनाई गईं। इन नवीन आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की रही है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात की छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के निवेश की छूट इत्यादि उपायों को शामिल किया गया। ये समस्त उपाय एक ही बार में लागू किए जाने वाले उपाय नहीं हैं, बल्कि इन्हें विभिन्न चरणों में लागू किए जाने की बात कही गई है। 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसमें उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 51% विदेशी पूंजी को अनुमति प्रदान की गई, जिससे विदेशी कंपनियों को बड़ी संख्या में भारत में आने का मार्ग खुल गया, जिससे यह आशा की जाने लगी कि विदेशी निवेश से उन्नत व नई तकनीक देश में आएगी और बाजार का विस्तार होगा। विदेशी कंपनियों के विस्तार से भारत में नए नए तकनीकें आएंगी, उन्नत बीज, खाद व उर्वरक से प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उपभोक्ताओं के लिए भी वस्तुओं के चयन का ज्यादा अवसर होगा आदि। हालांकि इनमें से कुछ बातें सही भी साबित हुई, या यूं कहें कि वैश्वीकरण का औद्योगिक व सर्विस क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन कृषि क्षेत्र में उतनी सफलता नहीं मिली जितना आकलन किया गया था। क्यों नहीं मिला, इस पर चर्चा आगे भूमंडलीकरण और कृषि के प्रभाव को जब पढ़ेंगे तब इस विस्तार से देखेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण विकासशील देशों को चुनौती एवं अवसर दोनों प्रदान करता है। विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया के कारण विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 को लागू करने के साथ ही भारत ने भी विश्वव्यापीकरण की चुनौती को स्वीकार किया है। अगला हेडिंग देखते हैं कि भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो जहां भूमंडलीकरण का देश की अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ा, परंतु जहां कृषि क्षेत्र का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई। यही कारण है कि कृषि के विकास दर में पिछले कुछ दशकों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इसके लिए कई कारणों को जिम्मेदार माना जा सकता है।
जैसे सुधार प्रक्रिया में विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया गया व कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई। भारत के कृषि क्षेत्र में भूमंडलीकरण की नीति अपनाए जाने के फलस्वरूप कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर विदेशी उत्पादों के लिए देशी बाजार को खोल दिया गया। जैसा कि पिछले वीडियो में WTO व कृषि पर हुए समझौतों के तहत यह जान चुके हैं कि विकसित व विकासशील राष्ट्रों को धीरे धीरे कृषि वस्तुओं पर दिए जाने वाले सब्सिडी को समाप्त करना था। साथ ही कृषि बीजों के संबंध में पेटेंट कानून होने से भी भारतीय कृषि प्रभावित हुई है। अतः जब देश की सरकार कृषि आदानों अर्थात खाद, बीज, उर्वरक आदि पर जब अनुदान कम करेगा तो किसानों की कृषि लागत बढ़ जाएगी और देश की कृषि वस्तुएं विदेशी राष्ट्रों के सस्ते कृषि वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे। साथ ही विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपने कृषकों को निर्यात सब्सिडी प्रदान की जाती है। निर्यात सब्सिडी के बारे में भी हम WTO व भारतीय कृषि वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि वह किस प्रकार अपने किसानों को सब्सिडी देकर निर्यात को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए डंपिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। चूंकि विकसित राष्ट्रों का तकनीक बहुत उन्नत होता है, इसलिए वह कम भूमि पर खेती करके भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं, जबकि विकासशील राष्ट्रों में कम उत्पादकता, लागत की अधिकता, अपर्याप्त सार्वजनिक व निजी व्यय, तकनीक की कमी आदि गंभीर समस्याएं पाई जाती हैं। चूंकि विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को सब्सिडी अधिक दी जाती है, साथ ही उनका तकनीक काफी उन्नत होता है, जिससे उनके कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत कम आती है। अतः वैश्वीकरण के दौर में भारत जैसे विकासशील देश विकसित देशों से प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे हैं। अतः विश्वव्यापीकरण से कृषि क्षेत्र के लिए जो आशा और उम्मीद रखी गई थी कि वैश्वीकरण से कृषि वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा व अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भारत को सफलता मिलेगी, वह सपना अपनी कसौटी पर पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरा। आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।